हेलो एवरीवन। तो आज से हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है क्या? ये एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं हीट का विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है? जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है। तो ये ऐसे तो एनर्जीज बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हम थर्मोडायनेमिक में बेसिकली करेंगे क्या? एक जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, जैसे हीट ही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है वो हमने स्टडी करनी है, ठीक है। अब इसकी हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि बहुत यूज़ होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज़ होती हैं और वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी बहुत यूज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट है सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर कंसीडरेशन है, ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम हमारे पास क्या है? वो पार्ट जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं। जैसे मैं मान लूँ कि ये इस मार्कर को मैं देख रही हूँ, इस मार्कर को स्टडी करना चाहती हूँ, तो जो यूनिवर्स का इतना सा पार्ट, ठीक है, इतने सा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम। और जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सराउंडिंग, ठीक है। तो इन दो टर्म्स को याद रखना कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, ठीक है। वो पार्ट जो अंडर कंसीडरेशन है, ठीक है, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिस्टम। जो सिस्टम के अलावा बाकी यूनिवर्स का पार्ट बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सराउंडिंग, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड आती है टर्म इक्विलिब्रियम। थर्ड आती है इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है? वैसे आप इनकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस लिख सकते हो। Part of universe, a part of universe which is under consideration, ठीक है। rest of the part, rest of part of universe, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सिस्टम, वो क्या हो जाएगा? हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो स्टेट, ठीक है, वो टाइम, या फिर आप वो स्टेट बोल सकते हो जब हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही हैं, ठीक है। वो स्टेट, द स्टेट at which the properties of system do not change with time, do not change with टाइम। तो आपने ये याद रखना है, वो स्टेट को, वो टाइम को, हम टाइम तो नहीं बोल सकते, वो स्टेट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जहाँ पे हमारे पास जो हमारी सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के साथ वेरी ना करें या फिर टाइम के साथ चेंज ना हो, तो स्टेट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। ये हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप कौन सी है? फर्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये इन इक्विलिब्रियम में होगा क्या? अगर हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, हमने बोला था कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं टाइम के साथ। सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही हैं? अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, टेम्परेचर बोल रही हूँ, टाइम के साथ वेरिएशन देखनी है। अगर सिस्टम का प्रेशर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है हमारा सिस्टम, ठीक है। अगर हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ,
ठीक है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उस सिस्टम को, हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए प्रेशर, थर्मल के लिए टेम्परेचर, और केमिकल इक्विलिब्रियम मींस कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। कंपोजिशन मींस मास सेम होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिशन मींस मास, या फिर यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। मैकेनिकल में प्रेशर सेम होगा, थर्मल में टेम्परेचर सेम होगा, और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कंपोजिशन सेम रहेगी, ठीक है। अगर कोई सिस्टम हमारा इन तीनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, हमारा सिस्टम वो स्टेट में है जब उसका प्रेशर भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, टेम्परेचर भी नहीं कर रहा, और कंपोजिशन भी नहीं कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम का प्रेशर भी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा, और नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज नहीं कर रहे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो इसका ध्यान रखना कि ये तीनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, तब आप बोलोगे कि सिस्टम क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब उसके बाद हमारे पास आता है, एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ और एक होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है एक होती है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, एक होती है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अब इसका ना एक याद रखना कि अगर आप माइक्रो की बात कर रहे हो, ठीक है, MI के साथ है, अगर आप माइक्रो की बात कर रहे हो तो आप सिस्टम के पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे उसके पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मैक्रोस्कोपी की बात कर रहे हो मीन्स कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो या फिर क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और क्वांटिटीज़, ठीक है। तो कौन सी हमारे पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ होती हैं और कौन सी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ होती हैं। एक जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक सपोज कर लो हमारे पास सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसको मान लेते हैं कि सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इसका पूरे का मास कितना है, हमारे पास m है। और यहाँ पे हमारे पास इस सिस्टम का अगर हम टेम्परेचर नोट करें तो हमारे पास हो जाएगा T टेम्परेचर हो जाएगा, अगर हम इसका प्रेशर देखें तो P प्रेशर हो जाएगा, और अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें या फिर एक एक पार्टिकल का भी वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है, V लिख रही हूँ तो पूरे सिस्टम के वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। अब देखो अगर हम, ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जो सिस्टम के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं, वो क्वांटिटीज़ जो सिस्टम के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं वो हमारी होंगी माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक किसी के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करती हैं। तो ये क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी हो जाएंगी, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पार्टिकल को देख के पता चलेगा, ठीक है, पूरे सिस्टम को देख के तो नहीं पता चलेगा कि कितने हैं, ठीक है, हमें एक एक पार्टिकल को देखना पड़ेगा। तो जो क्वांटिटीज़ हमारे सिस्टम के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद जैसे मास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम
टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, आप एक एक पार्टिकल का तो प्रेशर नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप एक एक पार्टिकल का तो प्रेशर नहीं देख रहे हो, तो आपने पूरे सिस्टम का प्रेशर देख सकते हो या फिर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर देख सकते हो। तो ये दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये हमें ये नहीं बता रहे कि हाँ इस पार्टिकल का प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे टोटल सिस्टम का प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है। तो इन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। तो टेम्परेचर, प्रेशर ये हमारी क्या हो जाएंगी, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। तो इनका ध्यान रखना है, जो हमारे पास एक एक पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है, जो पार्टिकल को डिस्क्राइब करती हैं वो माइक्रोस्कोपिक, अगर पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगी हमारे पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। अब उसके बाद हमारे पास आगे आता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल या फिर ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब देखो यही सिस्टम था, ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, इसका वॉल्यूम v था। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को हाफ डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस सिस्टम को मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अब कौन से जो क्वांटिटीज़ या फिर जो वेरिएबल्स इस पार्टीशन के साथ इफ़ेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो वेरिएबल इस पार्टीशन करने की वजह से इफ़ेक्ट हो जाएंगे वो हमारे पास होंगे एक्सटेंसिव, और जो इफ़ेक्ट नहीं होंगे इस पार्टीशन करने के कारण, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट या फिर नॉट इफेक्टेड, और ये क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड वेरिएबल, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कितने थे, n, जब मैंने सिस्टम को डिवाइड कर दिया हाफ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, यहाँ पे n2 आ गए, तो टोटल कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस n को इफेक्ट हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इफेक्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर आप सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो हाफ पार्टिकल इस पार्ट में आ जाएंगे, हाफ पार्टिकल्स इस वाले पार्ट में आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफेक्ट हो रहे हैं, किसके कारण, इस सिस्टम को पार्टीशन करने की वजह से। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव वेरिएबल हो जाएंगे, ये हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम को देखोगे, पहले टोटल वॉल्यूम v था, अब यहाँ पे ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो वॉल्यूम भी इफेक्ट हो रहा है पार्टीशन होने की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v भी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की बात करोगे, ठीक है, टेम्परेचर तो हमने पूरे सिस्टम का देखा था, अगर आप चाहे कंप्लीट का देखो चाहे इतने इतने पार्ट का देखो तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, या फिर प्रेशर को तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, प्रेशर में तो कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे वेरिएबल हैं, क्योंकि हमने इसको एक एक पार्टिकल का तो चेक नहीं किया था, ये हमने पूरे सिस्टम का चेक किया था। अगर चाहे आप हाफ करके देख लो चाहे कंप्लीट का देख लो, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर हमारा सेम रहेगा। तो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स है। तो ध्यान रखना कि हमारे पास अगर मैं सिस्टम में कुछ भी चेंज कर रही हूँ, इसको डिवाइड कर रही हूँ, इसका वॉल्यूम और बढ़ा रही हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बढ़ा रही हूँ, तो अगर तो सिस्टम के जो क्वांटिटीज़ हमारे पास चेंज हो रही हैं या फिर इफ़ेक्ट हो रही हैं उस चेंज करने की वजह से, उस पार्टीशन करने की वजह से, तो वो हो जाएंगी एक्सटेंसिव, और जो डिफेक्ट नहीं हो रही हैं, इंडिपेंडेंट है, वो हो जाएंगी हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है हीट कैपेसिटी।
उसके बाद है हीट कैपेसिटी। अब हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है, या फिर स्पेसिफिक हीट भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो हमारे पास ये क्या होती है, अगर मैंने किसी सिस्टम का, ठीक है, किसी सिस्टम का 1 डिग्री, 1 केल्विन भी बोल सकते हो, 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो मुझे कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, एक सिस्टम का हमने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो मुझे कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी कि उस सिस्टम को देने के लिए कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए? तो उस जितनी हीट की ज़रूरत पड़ रही है उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये क्या है? हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में भी ये गिवन हो सकता है। ठीक है, थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, या फिर हीट कैपेसिटी बोल सकते हो। अब हमारे पास, अब आपने कब इसको हीट कैपेसिटी बोलना है और कब आपने इसको स्पेसिफिक हीट बोलना है? तो अगर तो आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो, पूरे सिस्टम का आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके पास हो जाएगा हीट कैपेसिटी। अगर आप स्पेसिफिक हीट की बात करोगे तो 1 ग्राम सब्सटेंस का आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट के लिए आपने क्या याद रखना है? 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। तो टर्म्स में ध्यान रखना, ये पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो तो हीट कैपेसिटी, और अगर हम सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेसिफिक हीट का, ठीक है, यूज़ करोगे। अब ये हमारे पास होती किसके इक्वल है? ये होती है हमारे पास dQ/dt के। जो स्पेसिफिक हीट है उसको मैं डिनोट कर रही हूँ C से, और इसकी वैल्यू होती किसके इक्वल है? dQ/dt के। ठीक है, अब हमारे पास इसकी भी 2 टाइप्स आती हैं। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखूँ तो क्या होगा, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे देखूँ तो क्या होगा। यहाँ पे देखो, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखें या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो क्या होगा। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है। ये जो इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का, ये हमारे पास पूरी थर्मोडायनेमिक्स में या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है, तो ये आपके लर्न होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास आता है वर्क डन। क्या होता है वर्क डन? क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप +1 +2 में पढ़ा होता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ी सी हमने क्या किया? थोड़ी सी फोर्स लगाई। ठीक है, हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम बोलते हैं कि कुछ वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन की डेफिनेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास एक प्रेशर और फोर्स का रिलेशन होता है। अगर आपको याद हो कि प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स यूनिट एरिया में कितनी लग रही है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लो, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, dW इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
एरिया इंटू डी एक्स, एरिया इंटू लेंथ, हमारे पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम आएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी, पी तो है ही, इसको क्या लिखेंगे डी वी, हमारे पास वी क्या है वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम होगा। अब तक हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट अब हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू डी वी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स करते हैं, जैसे हमारे पास एक होती है एक्सपेंशन, एक होती है कंप्रेशन। ठीक है, एक होती है हमारे पास एक्सपेंशन, एक होती है कंप्रेशन। एक है एक्सपेंशन, ठीक है, एक है कंप्रेशन। तो ये दो टर्म्स क्या हैं, अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं मीन्स सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है। जैसे ये सिस्टम है, सपोज कर लो, ठीक है, यहाँ पे पहले ये सिस्टम ऐसे था, ठीक है, आपने क्या किया हुआ था, यहाँ पे कोई प्रेशर लगा के यहाँ पे एक पिस्टन लगाई हुई है। ठीक है, पिस्टन, आप इसको पिस्टन को क्या बोल सकते हो कि आपने इसको बंद करने के लिए कुछ फोर्स लगा के, ठीक है, कोई चीज़ रखी हुई है। अब यहाँ पे इतना हमारे पास वॉल्यूम है सिस्टम का, ठीक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं V1। अब अगर सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होने का क्या मतलब है कि ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्सपैंड होने का मतलब है कि ये सिस्टम हमारा इतना ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे पहुँच गया, अभी ये ऐसे पहुँच गया, पहले इतना था V1, अब ये इतना हो गया है, तो ये इतना वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे है चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1 लिखेंगे। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, इतना हुआ है माइनस पहले कितना था, इतना, तो हमारे पास इतना चेंज हुआ है dV, ये किसके इक्वल हो जाएगा, V2 माइनस V1 के। तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू dV की वैल्यू V2 माइनस V1, यही हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। अब यहाँ पे V2 ज़्यादा है, ठीक है, V2 हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू V1, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये ओवरऑल क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और प्रेशर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो हमारे पास ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या रह रही है, पॉजिटिव। तो जब भी हमारे पास एक्सपेंशन होती है तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका ध्यान रखना है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है सिस्टम की तो ये क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। आप इसको एक और लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, अगर सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, अगर सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, ये पार्टिकल्स अपने आप एक्सपेंड हो रहे हैं ना, पार्टिकल्स को खुद वर्क करना पड़ रहा है, कोई और तो नहीं वर्क कर रहा है सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए, तो यहाँ पे सिस्टम के पार्टिकल्स को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा। अगर किसी सिस्टम ने एक्सपैंड होना है तो उसके पार्टिकल्स को ही, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन को हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हो रहा है वो बाय द सिस्टम हो रहा है। तो जब भी बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन में हमारे पास क्या होगा, सपोज कर लो ये सिस्टम ऐसे था, ठीक है, इसका वॉल्यूम था V1, यहाँ पे एक पिस्टन लगी हुई थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने के लिए क्या करूँगी मैं, ये पिस्टन को, इसके ढक्कन को बोल सकते हैं, इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा फोर्स लगाना स्टार्ट करूँगी, इसको नीचे की तरफ दबाना स्टार्ट करूँगी। तो अगर मैंने इस पर फोर्स लगाई नीचे की तरफ तो ये कुछ ऐसे बन गया, पहले ये इतना था,
ठीक है, V1, अब ये इतना पहुंच गया है, ठीक है, अब ये क्या हो गया है V2। तो हमारे पास चेंज कितना हुआ है, चेंज हुआ है इतना, तो dV किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास V2 माइनस V1 के, ठीक है। ये चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो V2 फाइनल है, इनिशियल कितना था V1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों वॉल्यूम से कौन सी ज़्यादा वॉल्यूम है, V2 ज़्यादा है या फिर V1 ज़्यादा है। तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे V1 पहले इतनी थी, V1 हमारी इतनी थी, V2 क्या हो गई है, इतना वॉल्यूम है, तो हमारे पास यहाँ पे V1 ज़्यादा है V2 से, V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम में एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इनटू dV होता है, तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस आ जाएगा इनटू V1 माइनस V2, तो हमारा वर्क डन इसके इक्वल आ जाएगा। ये जो आ रहा है ये क्या है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो जब भी एक्सपेंशन होती है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, और जब भी कंप्रेशन होती है तो हमारे पास वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे बोल रहे थे कि अगर एक्सपेंड करना है तो पार्टिकल्स को काम करना पड़ेगा, मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो अगर कंप्रेशन करनी है तो हमको फोर्स लगानी पड़ेगी ना कंप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो रहा है, ऑन दी सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, जब भी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ पे अगर तो आपको बोला है कि बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव लोगे, अगर ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन आपने नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इन क्वांटिटीज़ का ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस, उसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस कौन से होते हैं, वो प्रोसेस, ठीक है, जिसमें सिस्टम, जैसे आप बोल सकते हो वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ A पॉइंट से, ठीक है, वो पहले B पॉइंट तक गया। एक सिस्टम A पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वो कहाँ तक गया, B पॉइंट तक गया, फिर क्या किया, B पॉइंट से वापस क्या आ गया, A की तरफ आ गया। तो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था अपनी वही पोजीशन पे वापस आ गया, तो वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। जब हमारा सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वापस आ जाए, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब एक साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना, अगर हमने वर्क डन निकालना है, ठीक है, अगर हमने वर्क डन निकालना है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो अगर तो वर्क डन क्लॉकवाइज है, ठीक है, अगर वर्क डन आप क्लॉकवाइज कर्व के लिए फाइंड कर रहे हो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो एक क्लोज कर्व ही होगी। अगर क्लोज कर्व हमारे पास क्लॉकवाइज है, ठीक है, वर्क डन बाय क्लॉकवाइज क्लोज कर्व, क्लॉकवाइज क्लोज्ड कर्व, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल की है आपने, वर्क डन बाय एंटी क्लॉकवाइज क्लोज्ड कर्व, ये क्या होगा, नेगेटिव। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर इसको देखो, ये क्या है, क्लॉकवाइज चल रही है, जो आपने ये ट्रेस किया है पाथ, ठीक है, आपने जो ये पाथ ट्रेस किया, अगर तो आपने क्लॉकवाइज किया है तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ये कुछ ऐसा होता, पहले आप ऐसे है, 2 पॉइंट्स हैं, पहले आप इस पाथ से जाते, ठीक है, फिर आप ऐसे आते, तो ये क्या है, पाथ एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब इसमें ही हमारे पास कुछ टर्म्स हैं
कि अगर आपने कहीं पे भी एरिया वर्क डन निकालना है, तो अगर आपको प्रेशर भी नहीं गिवन, चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं गिवन, बट आपने कर्व से निकालना हो वर्क डन, तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, वर्क डन की एक और डेफिनेशन होती है, वर्क डन किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। जैसे ये कर्व है कोई, ठीक है, इस तरफ वॉल्यूम है, इस तरफ प्रेशर है, तो सपोज कर लो ये कर्व थी आपके पास, ठीक है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए, तो आपने फाइंड करना है कि आपने कितना वर्क डन किया है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व से कभी भी वर्क डन निकालना हो तो उस कर्व का एरिया अंडर निकाल लेना। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व आपके पास क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। तो इन टर्म्स का ध्यान रखना कि एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, मीन सिस्टम की ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हमारे पास सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ओपन सिस्टम, सेकंड है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट है ओपन सिस्टम, फिर है क्लोज्ड सिस्टम, उसके बाद थर्ड आता है इंसुलेटिंग सिस्टम। इंसुलेटिंग सिस्टम। अब देखो हमारे पास ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो हमारे पास सराउंडिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज कर रहा है और एनर्जी भी चेंज कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं इट चेंजेस मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, मैटर एंड एनर्जी with the surrounding, with the surrounding। तो ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो कि मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, उसको आप बोलोगे ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे आप चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय बनाते समय अगर आप जो कंटेनर में बना रहे हो उस पर आपने ढक्कन नहीं दिया है तो आपके पास क्या होगा, जो जब वो वाटर बॉयल हो जाएगा तो जो हमारे पास वेपर्स हैं वो क्या है, अगर आपने ढक्कन नहीं दिया तो वो सराउंडिंग में चले जाएंगे ना, तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है क्योंकि वो वेपर्स क्या है, पार्टिकल्स ही हैं, तो हमारे पास पार्टिकल्स मैटर भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को आप बोलोगे ओपन सिस्टम। अब हमारे पास क्लोज सिस्टम क्या होगा, ये सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। कैसे? अगर आप उस कंटेनर के ऊपर ढक्कन दे दोगे, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी वेपर बाहर नहीं जाएगा, बट कुछ एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी, कुछ एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती रहेगी, बट आपके पास जो मैटर है अंदर वाला कंटेनर के इनसाइड जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा। अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे, ठीक है, वो ढक्कन के ऊपर हमारे पास वेपर्स लगे रहते हैं, वो वेपर्स क्या करते हैं, जो हमारे पास नीचे से आए थे, अगर तो ढक्कन नहीं है तो वो सराउंडिंग में चले जाएंगे तो वो ओपन बन जाएगा, अगर ढक्कन है तो वो मैटर अंदर ही रह जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज। तो इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी, ठीक है, नॉट चेंजिंग, नॉट एक्सचेंजिंग बोल सकते हो मैटर, नॉट एक्सचेंजिंग
मैटर विद सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद है इंसुलेटिंग सिस्टम। अब ये इंसुलेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जो ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है और ना ही मैटर एक्सचेंज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर एक्सचेंज मैटर, ठीक है, विद सराउंडिंग। तो ये ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है और ना ही मैटर एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलोगे, इंसुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम भी आपको पता होने चाहिए कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं और इंसुलेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, हमने 3 लॉज करने हैं, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट लॉ करते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है, ठीक है। ये लॉ हमें क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है हमें, कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होती है, वो जस्ट क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है बट वो कभी भी लॉस नहीं होती है। अब इसी से हम एक और डेरिवेशन एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। वो एक्सप्रेशन क्या है, सपोज कर लो आपने सिस्टम को दिया है DQ हीट दी है, ठीक है, आपने किसी सिस्टम को DQ हीट दी है, वो DQ हीट जाएगी कहाँ, ठीक है। हमने क्या बोला है कि हीट या फिर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, तो कुछ तो जो हीट है सिस्टम को हमने DQ हीट दी है, तो सिस्टम ने कुछ तो हीट कुछ वर्क डन करने में यूज़ कर ली, ठीक है, कुछ तो हीट उसने वर्क डन करने में यूज़ कर ली, और कुछ हमारे पास जो बच गई हीट, क्योंकि वेस्ट तो नहीं होगी हीट, ठीक है, अब वेस्ट तो नहीं होगी हीट, वो क्या करेगा, सिस्टम एज अ इंटरनल एनर्जी यूज़ कर लेगा उसको, ठीक है। तो बाकी एनर्जी हमारी एज अ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी सिस्टम में। तो आप जितनी हीट दोगे या तो वो वर्क डन करेगा, अगर कुछ हीट बच जाती है तो वो एज अ इंटरनल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म्स देख लो, Q मीन्स हीट, W मीन्स वर्क डन है और U मीन्स इंटरनल एनर्जी, और ये जो टर्म्स हैं ये स्टैंडर्ड टर्म्स है। अब आप कोई भी एक्सप्रेशन देखोगे थर्मोडायनेमिक्स का या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, ये आपको सेम एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है। Q मीन्स हीट, U मीन्स इंटरनल एनर्जी, उसके बाद W मीन्स वर्क डन। अब यहाँ पे देखो हमने वर्क डन कर चुके हैं कि क्या होता है, DQ इज इक्वल टू PdV प्लस DU, ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब हम एक स्पेसिफिक हीट भी कर चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या था, स्पेसिफिक हीट इक्वल थी, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखें तो dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर प्रेशर का देखें तो dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे DQ की वैल्यू पुट करो, ठीक है, ये वाली, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, PdV प्लस DU/dt, ठीक है। अब इस टर्म में देखो हमने बोला है कि ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV क्या हो जाएगा, 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास dV क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया 0। तो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो CV की क्या वैल्यू आ जाएगी du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब Cp की वैल्यू तो एज इट इज़ ही है, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे देखोगे तो कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होगी, तो इसको आप dq/dt ही रखो, ठीक है। अब अगर हमने कहीं पे भी इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना हो, ठीक है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यही इसी से हमें पता है। अब हम पहले फाइंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है फर्स्ट लॉ यूज करके dq किसके इक्वल है du प्लस pdv। dq किसके इक्वल है du प्लस pdv। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, dq की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी Cp इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, Cp इंटू डी टी, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से हम डी यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी यू इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो Cv इंटू डी टी, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दो, तो डी क्यू की वैल्यू क्या है Cp इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू क्या है Cv इंटू डी टी प्लस P इंटू डी वी, यही हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब इस टर्म को इस तरफ लेके आए, Cp माइनस Cv इंटू डी टी इज इक्वल टू P डी वी। अब यहाँ पे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। अगर हम 1 मोल की बात करें, फॉर 1 मोल की बात करें तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो PV की वैल्यू क्या हो जाएगी nRT, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, आपने डेरिवेटिव करना है। तो क्योंकि मुझे क्या चाहिए P इंटू डी वी की वैल्यू चाहिए, तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे डेरिवेटिव करोगे। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट प्रेशर मींस P इंटू इसका डेरिवेटिव डी वी, एन भी एन की तो वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। R क्या होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो T के साथ तो वो एज अ कांस्टेंट है, तो इसको हम आउटसाइड लिख लेते हैं, इनटू डी टी हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव किया तो P इंटू डी वी इज इक्वल टू R इंटू डी टी। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो Cp माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल, तो Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू R। और इस रिलेशन को हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Cp माइनस सी वी किसके इक्वल है R के, ठीक है, Cp माइनस सी वी किसके इक्वल है R के। तो ये कुछ टर्म्स याद रखना, कौन सी वाली, एक तो Cv किसके इक्वल है du बाई डी टी के। यहाँ पे लिख देती हूँ जो जो टर्म्स आपने लर्न करनी है। Cv किसके इक्वल होता है du बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और Cp किसके इक्वल होता है dq बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और एक नया फॉर्मूला आया है Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ये अब तक हमने 3 फॉर्मूले किए हैं, और ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर आप देखोगे यही फॉर्मूले घूमते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आती है इंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोपी क्या होगी।
उसके बाद है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होती है, सपोज कर लो जैसे ये मार्कर ही है, ठीक है। अब ये मार्कर पूरा ऑर्डर है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी सी हीट देनी स्टार्ट की। हीट अगर मैं दूंगी तो ये थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो जो सिस्टम को अगर मैं थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करूँ तो सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। कितना डिसऑर्डरनेस आ रहा है वो हमें बताएगा। उसके लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई है, वो क्या है, इंट्रोपी। तो मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है, इज कॉल्ड इंट्रोपी। तो इंट्रोपी क्या होती है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है वो हमें इंट्रोपी बताएगी। अब अगर इंट्रोपी का फॉर्मूला देखें, स्मॉल चेंज इन इंट्रोपी किसके इक्वल होगी, dQ/T। आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर देने का क्या मतलब है, आप थोड़ी सी हीट दे रहे हो। जितनी आप हीट दोगे उतनी ही आपके पास क्या आएगी, सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आएगा। तो उतनी ही आपके पास क्या बनेगी, इंट्रोपी बनेगी। जितनी इंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन्स उतना डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा। जितनी इंट्रोपी की वैल्यू कम होगी मीन्स आपके पास लेस डिसऑर्डरनेस होगी, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना और यहाँ से हम dQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। dQ क्या होता है, T इंटू ds। अब यहाँ पे S मत लिख देना, फिर एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल हीट दी है तो स्मॉल इंट्रोपी चेंज होगा, स्मॉल डिसऑर्डरनेस आएगा। तो dQ की वैल्यू आ जाएगी T इंटू ds। अब ये वाली वैल्यू अगर हम फर्स्ट लॉ में पुट कर दें, ये हमारा फर्स्ट लॉ था, तो यहाँ पे पुट कर दी TdS इज इक्वल टू PdV प्लस DU, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ क्वांटिटीज़ थी। अब उसके बाद हम करते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, ठीक है, या फिर हम इसको मैक्सवेल रिलेशंस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं मैक्सवेल रिलेशंस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इनको, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सवेल रिलेशंस, या फिर इनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसमें हमारे पास 4 रिलेशंस होते हैं, 1 बाय 1 फाइंड करेंगे इनको। फर्स्ट रिलेशन हम फाइंड करेंगे फर्स्ट लॉ से, ठीक है। फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, तो वो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ जो हमने अभी लिखा था, TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। dW की वैल्यू PdV और dQ की वैल्यू TdS पुट की थी। अब देखो, अब आपने मेथड सेम रखना है। अगर आपको एक फाइंड करना आ गया, बाकी भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो एक टर्म पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है, जो भी एक टर्म बच जाते उसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DU इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ TdS माइनस PdV, यही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरफ ले आई तो TdS माइनस PdV इज इक्वल टू DU। तो आपने इसी फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। जो 1 वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर हम कांस्टेंट, या तो इस टर्म को कांस्टेंट कर दो या फिर इस टर्म को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। मेथड सेम है। अब यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम रखूँ, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dv ज़ीरो हो जाएगा। आपने क्या करना है, एक बार इस टर्म को ज़ीरो, एक बार इस टर्म को ज़ीरो। तो फर्स्ट टाइम अगर इसको ज़ीरो रखा तो dv ज़ीरो मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगी du इज इक्वल टू TdS। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी du/ds। कब? जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना होता तो ये भी टर्म होती। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, मेथड सेम रखना है, एक समझ लो, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक बार आपने s को ds को ज़ीरो कर दिया। ds ज़ीरो मीन्स एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो ds ज़ीरो है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, du इज इक्वल टू माइनस पी dv। ठीक है, du इज इक्वल टू माइनस पी dv ये हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी माइनस du/dv एट कांस्टेंट क्या है, एंट्रोपी। ठीक है, यही एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों जो हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं, अब आपने क्या करना है, इसका इन दोनों को इंटरचेंज करके डेरिवेटिव करना है। कैसे? अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो वॉल्यूम को वेरिएबल रख के और एंट्रोपी को कांस्टेंट करके। ठीक है, पहले क्या था, एंट्रोपी के साथ डेरिवेटिव कर रहे थे और वॉल्यूम कांस्टेंट था। अब दोनों को इंटरचेंज कर दो, वॉल्यूम के साथ डेरिवेटिव करो और एंट्रोपी को कांस्टेंट रखो। डिफरेंशिएट with respect to v at constant s। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किया, करली t बाई करली v एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब इसका भी करना है, तो करली बाई करली v करली u बाई करली s। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है और यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट s करना है। ठीक है, तो दोनों को इंटरचेंज करना है, सिर्फ इतना काम किया। सिमिलरली यहाँ पे किसके साथ डिफरेंशिएट करोगे आप, यहाँ पे s के साथ डिफरेंशिएट करोगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, करली p बाई करली s एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली s, ये वाली टर्म करली u बाय करली t करली v। यहाँ पे चाहे d लिख लो चाहे करली लिख लो, वैसे यहाँ पे भी करली आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब जगह क्या आना है, करली आना है। करली क्यों आना है, क्योंकि u जो फंक्शन है वो s का भी फंक्शन है, v का भी फंक्शन है। ठीक है, वो s के साथ भी वेरी कर रहे हैं और t के v के साथ भी वेरी कर रहे हैं। अगर वो एक वेरिएबल का फंक्शन होता तो हम कंप्लीट डेरिवेटिव लिखते, अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव हम कब लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो सब जगह क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे s है और जब s के साथ कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, पहले हम वो देखते हैं। एक हमारे पास होते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल, या फिर हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, इसके इतने नेम्स हो सकते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट, ठीक है, या फिर स्टेट वेरिएबल्स। अब ये होते क्या हैं, वो वेरिएबल्स जो सिर्फ पाथ पे, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले वेरिएबल डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन पाथ। तो हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हो, जैसे मैं बोलूँ कि मेरा सिस्टम ये है,
ये इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो जो तो वेरिएबल, जो क्वांटिटीज़ हैं जो सिर्फ डिपेंड कर रही हैं ए और बी की पोजीशन पे, ठीक है, तो वो स्टेट वेरिएबल्स हैं। जो डिपेंड कर रही हैं पाथ पे, ठीक है, जो हमारे पास पाथ पे डिपेंड करती हैं वो क्या हो जाएंगी, नॉन परफेक्ट, नॉन एग्जैक्ट, या फिर पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो, या फिर नॉन स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन पाथ आल्सो। ये फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे तो डिपेंड करेंगी ही करेंगी, बट ये पाथ पे भी डिपेंड करेंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल स्टेट है और कौन सा नॉन स्टेट है? तो आपने सिर्फ नॉन स्टेट वेरिएबल को याद रखना है। हमारे पास पूरी थर्मोडायनेमिक्स या फिर पूरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सिर्फ दो क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास हीट और एक वर्क डन। हीट और वर्क डन दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती हैं, जो पाथ डिपेंडेंट होती हैं। जो बाकी हैं जैसे इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो इतनी क्वांटिटीज़ को याद मत रखो, सिर्फ ये याद रखो कि नॉन स्टेट कौन सी है। नॉन स्टेट सिर्फ दो हैं हमारे पास, हीट और वर्क डन, ठीक है, तो ये याद रखना। अब हमारे पास स्टेट वेरिएबल या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जैसे ये फंक्शन एफ है, ठीक है, कोई फंक्शन एफ है हमारा, जो क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, मींस ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर आप पहले उसका डेरिवेटिव कर रहे हो x के साथ, फिर बाद में कर रहे हो y के साथ, ठीक है, या फिर पहले आप y के साथ कर रहे हो फिर x के साथ कर रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई f हमारा स्टेट वेरिएबल है, चाहे आप पहले डेरिवेटिव x के साथ कर लो फिर बाद में y के साथ करो, या फिर पहले y के साथ कर लो फिर x के साथ करना, तो जो आंसर आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेट वेरिएबल की, ठीक है। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, सपोज कर लो ये हमारे पास फंक्शन है f, कोई स्टेट वेरिएबल फंक्शन है, वो इस फॉर्म में पड़ा है a dx कोई हमारा फंक्शन है df इज इक्वल टू a dx b dy प्लस c dz, और ये हमारा फंक्शन x, y और z वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, और a b c हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब अगर हमारा f एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, अगर f एक स्टेट वेरिएबल है या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। पहले क्या करना है, आपने इन दोनों टर्म्स को देखना है, ठीक है, a dx प्लस v dy को। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, करली a, इस मेथड को समझना है, ठीक है। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड करने को पूछा जाए तो सिर्फ आपने इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही बता सकते हो कि हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना। करली a के नीचे क्या लिखना है, ये y वाला, इसके नीचे ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, तो करली a बाय करली y। अब इस पे आपने क्या लगाना है, x को कांस्टेंट करना है, ठीक है, जो a के साथ पड़ा है उसको कांस्टेंट कर दो, और यहाँ पे करली b बाय करली x, और इसके साथ कौन है, y, तो इसको कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं टर्म्स को। तो हमारा अगर हमारा कोई f हमारा स्टेट वेरिएबल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सिमिलरली आप इन दोनों को पिक कर लो, तो क्या हो जाएगा, b dy प्लस c dz। इन दोनों का कैसे करोगे, b के साथ z लिखा जाएगा, c के साथ dy, तो करली b बाय करली z, किसको कांस्टेंट करोगे, y को जो साथ पड़ा है, फिर c, करली c बाय करली y लिखोगे,
और z को कांस्टेंट कर दोगे, ठीक है। क्या कोई और हमारा बन सकता है? अगर हम a और इसको लिखें, ठीक है, पहले हमने ये लिखा फिर ये, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो a dx प्लस c dz, ठीक है। अब ये खुद बना के देखना इसको, तो क्या करेंगे, करली a बाय ये लिख देंगे, करली z किसको कांस्टेंट करेंगे, x को, इज इक्वल टू फिर करली c बाय करली x किसको कांस्टेंट कर दोगे, z को, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई स्टेट वेरिएबल है f हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशंस ऐसे बन सकती हैं, ठीक है। अब इनको, इन दो प्रॉपर्टीज़ को ही हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस में। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे छोड़ा था डेरिवेटिव करने के बाद, अब यहाँ पे अगर देखो u है, यहाँ पे भी u है, ठीक है। अब u का पहले s के साथ डेरिवेटिव हुआ है, फिर v के साथ है, ठीक है। u का डेरिवेटिव पहले s के साथ हुआ है, फिर v के साथ। इस तरफ क्या है, पहले v के साथ हुआ है, फिर s के साथ हुआ है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जैसे ये है, पहले x के साथ कर दिया, फिर y के साथ, और यहाँ पे पहले y के साथ कर दिया, फिर x के साथ। तो u हमारा क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सिर्फ नॉन स्टेट वेरिएबल की एग्जांपल को याद रखो। सिर्फ दो ही है नॉन स्टेट वेरिएबल, एक हीट और एक वर्क डन। तो u हमारा क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। अगर एक स्टेट वेरिएबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाले माइनस को इस तरफ लिख लो, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि u हमारा एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करो, करली t बाय करली v, s कांस्टेंट है, माइनस करली p बाय करली s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, ये हो जाएगा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं मैक्सवेल रिलेशन। तो ये मेथड सबके लिए सेम है, ठीक है। जो भी हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस आएंगी, तो सब इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपको हर बार इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रिक ये है कि आपने सिर्फ इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। हमारे पास क्या है, du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब देखो u हमारा एक स्टेट वेरिएबल है, u एक स्टेट वेरिएबल है, तो वो इसी फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। a है, dx है, प्लस v है, dy है। तो अगर u एक स्टेट वेरिएबल है तो मैं इसकी ऐसे बना सकती हूँ, हमारे पास तो 2 ही हैं। तो इनको यूज़ करो, कैसे किया था, t के साथ v को लिखा, इसके साथ इसको लिखा, तो करली t बाय करली v किसको कांस्टेंट कर दोगे, s को, इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना, इसका ध्यान रखना है। करली p बाय करली s हो जाएगा, और किसको कांस्टेंट कर दोगे, साथ वाले को, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। इन दोनों को देखो, सेम ही हमारे पास रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो सिर्फ इन 2 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, फाइंड हो जाते हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशन आप सिर्फ इस इक्वेशन से याद रखना कि फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन कहाँ से फाइंड किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फाइंड किया है। इसको याद मत रखना, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अगर कंफ्यूज कुछ भी गलत हुआ, माइनस का भी अगर चेंज आता है तो नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है, मार्क खा जाओगे। तो सिर्फ ये याद रखना कि फर्स्ट हमने निकाला है कहाँ पे, फर्स्ट लॉ से निकाला है, ठीक है। टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी से। अब निकालते हैं सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन। सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन। तो सेकेंड मैक्सवेल हम रिलेशन निकालेंगे इंथैल्पी से। तो इंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H से।
ये किसके इक्वल होती है, U प्लस पी वी। हमारे पास इंथैल्पी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास कितना कंटेंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास कितनी एनर्जी है जो कि वर्क डन में यूज़ हो सकती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंथैल्पी। या फिर सिस्टम में कितनी एनर्जी है टोटल, ठीक है, टोटल कितनी एनर्जी है उसको आप क्या बोलते हो, इंथैल्पी। टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम, टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम, बट कुछ कंडीशन है, ठीक है, वो कंडीशन क्या है, क्योंकि टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी भी तो हो सकती है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो अगर आपने सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन करना है तो आपको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, वो होती है इंथैल्पी, ठीक है। तो ये कंडीशंस याद रखना कि इंथैल्पी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब हमारे पास, क्योंकि अगर आपने मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड करनी है तो डेरिवेटिव की फॉर्म में था, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारे पास डेरिवेटिव किया, डी एच किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू। यहाँ पे हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई कि कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेरिवेटिव किया पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू टी पी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि मैंने बोला है इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के डेरिवेटिव नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है, एनर्जी होती है सिस्टम को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक्सप्रेशन का हमने डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ से अगर हम देखें, फर्स्ट लॉ को यूज़ करो, क्या होता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ से डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये वाली वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो ये डी एच किसके इक्वल आ जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी। डी यू की वैल्यू ये पुट कर दी, फिर ये वाली वैल्यूज़ है प्लस पी डी पी। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, यही आ जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो उसी फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था ये भी दो टर्म्स है, ये भी दो टर्म्स है, तो एक टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, तो वो प्रेजेंट है। अब हमने क्या करना है, मैक्सवेल रिलेशन फाइंड कैसे किया था, फर्स्ट वाला, आपने पहले एक बार इसको ज़ीरो कर देना है, एक बार इसको ज़ीरो कर देना है, तो करेंगे। तो एट पहले हम डी एस को ज़ीरो किया, मीन्स एस हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से डी एच किसके इक्वल आ जाएगा, v इंटू डी पी। वी की वैल्यू आ जाएगी डी एच बाई डी पी, कब, जब हमारा s कांस्टेंट है। सिमिलरली एक बार p को कांस्टेंट कर दो, मीन्स डी पी को ज़ीरो किया, मीन्स p को कांस्टेंट कर रहे हो, अगर कांस्टेंट होगा तभी तो डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एच इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, डी एच करली आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक का फंक्शन नहीं है, करली h बाय करली s एट कांस्टेंट p, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों को इंटरचेंज करके डेरिवेटिव कर दो। पहले यहाँ पे s कांस्टेंट है तो s के साथ डेरिवेटिव करो, तो करली v बाय करली s, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, करली बाय करली s, करली h बाय करली p, ये s कांस्टेंट था और अब हमारा p कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, p के साथ डिफ्रेंशिएट करो और s को कांस्टेंट रखना, तो करली t बाय करली p एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू करली बाय करली p करली h बाय करली s एट कांस्टेंट p, और यहाँ पे हमारा s कांस्टेंट है, ठीक है। अब
यहाँ पे ना तो यहाँ पे Q है और ना ही वर्क डन है, तो H हमारा क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि Q और W को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या हैं हमारे पास, स्टेट वेरिएबल। तो अगर H स्टेट वेरिएबल है ही है हमारा स्टेट वेरिएबल, तो इस कंडीशन को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले P के साथ है फिर S के साथ है, अब यहाँ पे क्या है, पहले S के साथ है फिर P के साथ है, तो सेम ही बात है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, करली V, इन दोनों को इक्वेट करके करली V बाय करली S एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू करली T बाय करली P एट कॉन्स्टेंट S। तो ये हमारा सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन आ जाएगा, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक भी है, ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास DH किसके इक्वल है, TDS प्लस VDP। अब हमारे पास H स्टेट वेरिएबल है और वो इसी फॉर्म में है, तो इन दोनों को बनाओ तो ये क्या हो जाएगा, करली T बाय P के साथ करोगे, किसको कांस्टेंट रखोगे, S के साथ, इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो करली V, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, करली V बाय करली S एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सेम ही है ऊपर वाला, ठीक है। तो आप सिर्फ इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। उसके बाद है थर्ड मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। अब थर्ड मैक्सवेल रिलेशन हम निकालेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से। अब इसको हम डिनोट कर सकते हैं A, या फिर कभी कभी F भी लिखा होता है। अब ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती क्या है, ये हमारे पास सिस्टम की एनर्जी होती है, या फिर हम इसको बोलते, ये है तो एनर्जी ही। अगर आपने सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम को कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे मेंटेन करना है, ठीक है, सिस्टम का आपने ना तो प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने देना है और ना ही वॉल्यूम चेंज होने देना है। तो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, वो हो जाएगी हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं कि सिस्टम में कितनी एनर्जी है कि वर्क डन करने के लिए, ठीक है, कितनी एनर्जी है कि वो वर्क डन के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंथैल्पी थी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये सारी टर्म, ये है तो सारी एनर्जी ही, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं। अब हमारे पास एक का फॉर्मूला क्या होता है, U माइनस TS, ठीक है। A हमारे पास किसके इक्वल होता है, U माइनस TS। अब हमने डेरिवेटिव करना है, तो क्या करोगे, DA इज इक्वल टू DU, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहले T को एज इट इज़ S का, फिर S को ऐसे ही रखा dt का। अब फर्स्ट लॉ यूज़ करके du की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, TDS माइनस PDV, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, माइनस TDS माइनस SDT। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो DA इज इक्वल टू माइनस PDV माइनस SDT, ये आ जाएगी हमारे पास टर्म, ठीक है। अब हम इसको, आपका होमवर्क ये है, तो ना ही मैं थर्ड में और ना ही मैं फोर्थ में वो लेंथी वाला प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक ही कर रहे हैं कि डायरेक्ट आप इसका मैक्सवेल रिलेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप खुद से वो कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके साथ ये लिख दोगे और इसके साथ ये लिखना है, तो माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, तो माइनस करली P बाय करली T, ठीक है,
v को कांस्टेंट कर दोगे, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस है करली s बाय, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है t, और s के साथ ये आता है वॉल्यूम वाला, ठीक है, करली s बाय करली v आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो करली p बाय करली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू करली s बाय करली v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारा है थर्ड मैक्सवेल रिलेशन, ये हमारा थर्ड मैक्सवेल रिलेशन है, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं लास्ट फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, क्या हो जाएगा, उसके बाद है फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। तो फोर्थ मैक्सवेल हम रिलेशन निकालेंगे गिव्स फ्री एनर्जी से, गिव्स फ्री एनर्जी। अब गिव्स फ्री एनर्जी हमारे पास ये होती तो एनर्जी ही है, बट कब होती है, किस कंडीशन पे होती है, ये कंडीशन पे होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इंथैल्पी थी कांस्टेंट प्रेशर पे, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आती है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, और यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इसका एक्सप्रेशन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं G से, और ये एक्सप्रेशन होता है H माइनस टी एस, ठीक है। G किसके इक्वल होता है, H माइनस टी एस। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डी जी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एच माइनस प्रोडक्ट रूल लगाओ, टी डी एस माइनस एस डी टी। अब डी एच की हमें वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे हमें पता है एच किसके इक्वल था, u प्लस पी वी के, ठीक है। डेरिवेटिव कर दो, तो डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, और v इंटू डी पी यही था। अब डी यू की वैल्यू पुट कर दो, डी यू की वैल्यू क्या थी, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस पी डी पी। तो ये कैंसिल हो गया फैक्टर, तो डी एच की क्या वैल्यू आ गई, टी डी एस प्लस पी डी पी, यही वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो डी जी किसके इक्वल हो जाएगा, टी डी एस माइनस सॉरी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल, तो डी जी हमारा आ गया वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे, तो कैसे निकालोगे, v के साथ ये आएगा और s के साथ ये आएगा, प्लस है करली v बाय करली t एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू माइनस है करली s बाय करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो हमारा ये हो जाएगा फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे हम ये चारों के चारों मैक्सवेल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमने ये रिलेशन कैसे, ठीक है, फाइंड किए हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन हमने निकाला था डी यू, ठीक है, या फिर डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी से, यहीं से निकाला था। मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमने फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन निकाला था। सेकंड हमने निकाला है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी से, इसका डेरिवेटिव करके आ जाएगा u प्लस पी वी। थर्ड हमने निकाला है ए से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये इसकी वैल्यू क्या थी, u माइनस टी एस। और फोर्थ हमने निकाला है g से, g किसके इक्वल है, h माइनस टी एस। तो आपने सिर्फ इन वैल्यूज़ को याद रखना है, ठीक है। अगर आपने फोर मैक्सवेल रिलेशन फाइंड करने हैं तो आपने इन चार वैल्यूज़ को याद रखना है, और इनको हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, थर्मोडायनामिक
पोटेंशियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इन वैल्यूज़ को याद रखना। एच हमारे पास क्या था, कांस्टेंट प्रेशर पे ए, ठीक है, एच एनर्जी होती है एट कांस्टेंट पी पे, प्रेशर पे, और ए हमारे पास क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और जी कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, और इससे नेक्स्ट, ठीक है, जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।